अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम रिब स्टिच के बारे में बात करेंगे कि रिब स्टिच क्या होता है, इसको पैटर्न में रिटन पैटर्न में किस तरह से लिखा जाता है, इसको बनाते किस तरह से हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसमें हम कलर चेंज किस तरह से करते हैं। अभी तक हमने गाटर स्टिच और स्टॉकिंग नेट स्टिच के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं। गाटर स्टिच में हम सिर्फ नेट स्टिचेस को इस्तेमाल करते हैं, हर रो में आप इसको नेट करते हैं, सीधी साइड पे भी उल्टी साइड पे भी। इसमें कोई भी आप दूसरा स्टिच नहीं इस्तेमाल करते, यानी आप कोई भी चीज़ पर्ल नहीं करते। गाटर स्टिच तो ये था। स्टॉकिंग नेट स्टिच ये था कि इसकी दो रोज़ के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्टिच इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी राइट साइड के ऊपर हम नेट स्टिच इस्तेमाल करते हैं और इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर हम पर्ल स्टिच इस्तेमाल करते हैं। गाटर स्टिच और स्टॉकिंग नेट स्टिच इसलिए इस तरह से सिमिलर हैं कि इसकी हम एक रो के अंदर कुछ भी डिफरेंट स्टिच नहीं इस्तेमाल करते, यानी अगर इसकी एक रो सीधी है तो ये वो रो पूरी की पूरी सीधी है, और अगर एक रो इसकी उल्टी है तो वो पूरी की पूरी रो उल्टी है, यानी हम एक रो के अंदर स्टिचेस को, नेट स्टिचेस और पर्ल स्टिचेस को ऑल्टरनेट नहीं करते। रिबिंग जोन सी है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि रिबिंग में हम एक ही रो के अंदर नेट स्टिचेस और पर्ल स्टिचेस को ऑल्टरनेट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम नेट रिबिंग करते किस तरह से है। ये मैंने छोटा सा स्वैच बनाना शुरू किया है। अब आप अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें अपनी निटिंग को, सिलाई के ऊपर, तो ये इस तरह से है कि आपको पहले दो स्टिचेस ये बम्प्स के साथ पता चल रहा है कि ये पर्ल हैं, अगले दो नेट हैं, फिर अगले दो पर्ल हैं, अगले दो नेट हैं, दो पर्ल हैं, दो नेट हैं, दो पर्ल हैं, दो नेट हैं, दो पर्ल हैं। इसको हम कहते हैं 2x2 की रिब। 2x2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रिब। इसी तरह से हम इसको रिटन पैटर्न में भी हम इसको 2x2 की रिब ही लिखेंगे। और अगर ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा होगा तो इसको हम लिखेंगे पैटर्न में 1x1 की रिब। सही। अब हमने इसको बनाना किस तरह से है। ये हमारे पास दो उल्टे हैं स्टिचेस, हमने इनको यान आगे रख के उल्टा बुन लेना है, अगला भी उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेना है। ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि अगले दो स्टिचेस नेट स्टिचेस हैं। ये यान हमारे पास वर्किंग यान है, फॉरवर्ड है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दो स्टिचेस पर्ल थे। अब अगले दो नेट हैं और हमारे पास यान फॉरवर्ड है, लेकिन हमें ये पता है कि नेट स्टिचेस करते हुए हमारा यान बैकवर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो ये हम इसको पीछे ले गए और इसको हमने नेट कर लिया दोनों स्टिचेस को। अब हमारा यान पीछे है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दो नेट स्टिचेस थे, अगले दो हैं पर्ल स्टिचेस, हमने पर्ल करना है, और ये हमें पता है कि पर्ल करने के लिए हमारा यान फॉरवर्ड होना चाहिए। हम यान फॉरवर्ड ले आए और हमने इनको पर्ल कर लिया। ठीक है। पीछे लेके गए, नेट स्टिचेस हैं, इनको नेट कर लिया। इसी तरह हमने ये अपनी रो कंप्लीट कर लेनी, चाहे आपके पास 1x1 की रिब हो, चाहे आपके पास 2x2 की रिब हो। आपने हमेशा नेट स्टिच करते हुए यान बैकवर्ड रखना है और पर्ल करते हुए आपका यान फॉरवर्ड करके फिर उसको पर्ल करना है। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने नई नई निटिंग शुरू की है, वो यूजुअली गलती रिबिंग करते हुए, जब उनकी प्रैक्टिस नहीं होती और वो बिल्कुल उनका इनिशियल स्टार्ट ही होता है। सपोज़ कि आपने गाटर स्टिच इतना प्रैक्टिस नहीं किया, आपने स्टॉकिंग नेट स्टिच इतना प्रैक्टिस नहीं किया और आप डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर आ गए हैं जिसमें वो 2x2 या 1x1 की रिब कह रहा है, तो क्या होता है, वो यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि वो यान को पीछे लेके जाना या आगे लेके आना भूल जाते हैं। जैसे आपने ये पर्ल किए स्टिचेस, आपको अगले दो नेट नज़र आ रहे हैं, आप यान पीछे नहीं लेके गए, यान आपका आगे ही है और आपने उसको नेट कर लिया, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा लूप बन जाएगी। ये गलती यूजुअली न्यू निटर्स करते हैं, इसको आपने बस ध्यान में रखना है कि आपने ये गलती नहीं करनी। ये गलती नहीं होगी, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये गलती भी नहीं होगी। ये हमने 2x2 की रिब कंप्लीट कर ली। ये तो हमने सीखा कि हम रिबिंग करते किस तरह से है। अब रिबिंग का जो बॉर्डर है, इसको हम इलास्टिक बैंड भी कहते हैं। हमारी ज़बान में तो नहीं इस्तेमाल होता, हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज में इसको यही कहते हैं कि ये बॉर्डर है, दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर है, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको कभी इत्तफाक हो गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर
किसी रशियन पैटर्न को या किसी टर्किश पैटर्न को या किसी डैनिश पैटर्न को ट्रांसलेट करने का गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर आप रिटन पैटर्न की मदद से कोई पैटर्न बना रहे हैं और आपको वो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में, और आप गूगल ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो आपको कहेगा कि 1.5 इंच तक आपने इलास्टिक बैंड बनाना है। तो ये इलास्टिक बैंड क्या है? एक्चुअली इलास्टिक बैंड 2x2 की रिब या 1x1 की रिब को ही कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी रिबिंग आपको ज़्यादा स्ट्रेची या ज़्यादा इलास्टिक फैब्रिक देती है। ये देखें, लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन सी रिबिंग ज़्यादा इलास्टिक रहती है या ज़्यादा स्ट्रेची होती है, हम ये देखते हैं कि रिबिंग स्ट्रेची होती क्यों है। देखें, रिबिंग में हम क्या कर रहे हैं? रिबिंग में हम कर रहे हैं, ये 2 सीधे थे, इनको सीधा किया, ठीक है, धागा आगे लेके आए, इसको पर्ल कर लिया, धागा पीछे लेके गए, इसको नेट कर लिया। ये जो हम धागा आगे लेकर आते हैं पर्ल करने के लिए या धागा पीछे लेके जाते हैं नेट करने के लिए, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो यान है वो आगे पीछे जा रहा है और वो लिपट रहा है ना, वो लिपट रहा है, आगे आ रहा है, तो ये यान एक्स्ट्रा यान इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ये पीछे गया तो भी ये एक यान थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो ये आगे लेके जाना यान को और यान को पीछे लेके आना, आगे लेके आना और यान को पीछे लेके जाना, ये जो सी मूवमेंट है यान की, यही मूवमेंट रिबिंग को स्ट्रेच देती है, उसको इलास्टिक बनाती है। अब जब ये मूवमेंट इसको इलास्टिक बना रही है और इसको स्ट्रेच दे रही है, तो बिल्कुल सीधी सी और कॉमन सेंस की बात है कि जिस रिबिंग में यान ज़्यादा आगे पीछे मूव करेगा, बार बार आगे पीछे मूव करेगा, वो ज़्यादा स्ट्रेची होगी। यानी 2x2 की रिब में वो 2 स्टिचेस के बाद मूव कर रहा है आगे या पीछे। 1x1 की रिब में वो 1 स्टिच के बाद मूव कर रहा है आगे या पीछे। तो कॉमन सेंस की बात है कि कौन सी रिबिंग ज़्यादा स्ट्रेची होगी? 1x1 की रिबिंग ज़्यादा स्ट्रेची होगी। ठीक हो गया? तो ये तो हमने इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लिया। हम रिबिंग किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, यानी आप 2 सीधे 2 उल्टे में करें, 1 सीधे 1 उल्टे में करें, 3 सीधे 2 उल्टे में करें। लेकिन ये बात आप याद रखें कि जितने ज़्यादा स्टिचेस आप ऐड करते जाएंगे, 2x1 में कर रहे हैं, 3x4 में कर रहे हैं, 5x5 में कर रहे हैं, जितने स्टिचेस बढ़ते जाएंगे उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाएगी। यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जितनी ज़्यादा आपको इलास्टिक चाहिए उतना स्मॉलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए नेट एंड पर्ल स्टिचेस का, और जितनी आपको कम इलास्टिक चाहिए उतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन होना चाहिए पर्ल और नेट स्टिचेस का। अब हम बात करते हैं कि आपने रिबिंग में कलर चेंज कैसे करना है। हम यूजुअली पसंद करते हैं कि हम रिबिंग में कोई कैप बना रहे हैं तो हम उसके अंदर ऐसी हल्की सी स्ट्रिप ऐड कर लें कंट्रास्टिंग कलर की। वो एक थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट भी हो जाता है और उसको प्यारा भी करता है, खूबसूरत भी बनाता है। ठीक, अब मैंने ये कंट्रास्टिंग कलर इसमें ऐड करना है। ब्राउन में मैं रिब कर रही हूँ और मैं इसके अंदर ये कंट्रास्टिंग कलर ऐड कर, और मैं इसको पैटर्न में ही कलर चेंज करना शुरू कर दूँ। 2 सीधे हैं, 2 सीधे कर लिए, अगले 2 उल्टे हैं, आगे किया, और अगले 2 मैंने उल्टे कर लिए। ठीक है, पीछे किया, 2 सीधे हैं, 2 सीधे कर लिए। इसी तरह ये रो हमने पूरी कर ली। जब हमने ये कलर ऐड किया है दूसरा, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ब्लू के ये डैश नज़र आ रहे हैं स्टिचेस के ऊपर। अब हमने ये स्टिचेस तो करने तो पड़ ली हैं, लेकिन ये हमें डैश अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ पे ये डैश नहीं नज़र आ रहे। क्यों नहीं नज़र आ रहे? इसको हमने कैसे करना है? यानी अगर आप चाहते हैं कि आप इस डैश को अवॉइड करें और स्मूथ कलर ट्रांजिशन हो, तो आप जब रिबिंग में स्ट्रिप्स बना रही हैं तो आपने जब कलर चेंज करना है, जैसे अब मैं दोबारा यहाँ पे ब्राउन लगाना चाह रही हूँ, तो आपने उसको रिबिंग पैटर्न में नहीं लगाना। यानी ये 2 सीधे हैं, आपने 2 सीधे कर लिए। अब अगर हम पैटर्न में देखें तो ये 2 उल्टे हैं, हमें ये 2 उल्टे करने चाहिए, लेकिन हम ये 2 उल्टे करेंगे तो हमारे पास फिर ये ब्लू के 2 डैश आएंगे, तो हमारी कलर ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगी।
हम अगर स्मूथ करना चाहते हैं कलर ट्रांजिशन तो हमने एक रो निट करनी है, यानी जो पर्ल स्टिचेस हैं उनको भी हमने निट ही करना है। ये नेट हो गया, ये भी नेट हो गया, ये भी नेट हो गया। सही, ये हमारी राइट साइड है। अब हम रॉन्ग साइड के ऊपर क्या करेंगे? रॉन्ग साइड के ऊपर हमें अपने सारे स्टिचेस पर्ल नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने इनको पर्ल नहीं करना, हमने दोबारा से अपने रिबिंग पैटर्न पे वापस चले जाना है। यानी हमने नीचे देखना है कि पहले 2 स्टिचेस कौन से हैं, पर्ल के हैं, हम उनको पर्ल करेंगे। अगले 2 स्टिचेस देख रहे हैं कि ये बार्स नज़र आ रही हैं, कॉलम्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये 2 नेट स्टिचेस हैं, हम इनको नेट करेंगे। अब हमें समझ आ गई कि हमारा रिबिंग पैटर्न कैसे है। 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर आखिरी वाले 2 उल्टे। तो इस तरह करने से हमारे पास कलर ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ये देखें, यहाँ पे ये बम्प्स आ रहे थे अगर हम पैटर्न में कलर चेंज कर रहे हैं तो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब कलर चेंज करना है तो आपने एक रो पूरी की पूरी नेट कर लेनी है और अपनी उल्टी साइड वाली रो के ऊपर दोबारा से आपने पैटर्न के ऊपर, अपने रिबिंग पैटर्न के ऊपर कन्वर्ट कर लेना। वो चाहे आपका 1 बाय 1 रिब का पैटर्न हो या फिर 2 बाय 2 रिब का पैटर्न हो। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में अगर हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं रिबिंग में तो वो हम इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब रिबिंग जौन सी है वो कहाँ इस्तेमाल होती है? इस्तेमाल होता है आपके ग्लव्स के बॉर्डर के ऊपर, जैसे ये बनाया गया, कैप्स का बॉर्डर बनाया जाता है जैसे ये बनाया गया, या फिर आप ओवरऑल कैप भी बना सकते हैं जैसे ये। आप ग्लव्स ओवरऑल रिबिंग पैटर्न में बना सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको साइज़ का इशू नहीं रहता। जितनी भी आप रिबिंग ऐड करेंगी उतनी अच्छी फिटिंग आपको उस गारमेंट की या उस आर्टिकल की उतनी अच्छी फिटिंग आपको आएगी, क्योंकि ये इलास्टिक है, जितना खुलना होगा वो खुल जाएगा और ये आपकी बॉडी पार्ट को स्नगल कर लेगा। इसी तरह आप सॉक्स भी रिबिंग में बना सकते हैं और वो आपके पैरों से नीचे नहीं गिरेंगी रिबिंग पैटर्न में अगर बनी होंगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप ओवरऑल कोई भी चीज़ रिबिंग पैटर्न में बना सकते हैं, ओवरऑल रिबिंग पैटर्न में। जैसे कि ये एक पुल ओवर बनाया गया जो कि ओवरऑल रिबिंग पैटर्न में है। ये 3 बाय 2 की रिब है, यानी 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे की रिब है। गला है, हमने हमेशा उसको बैंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसी तरह स्वेटर्स के कफ्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर्स का बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर चीज़ में रिबिंग का इस्तेमाल ज़रूर होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।